So very good evening to everyone. This side Sanu, founder of Flames, and I hope that you guys are doing well. I hope that कि आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दिए होगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से. आई ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट कि आप लोग वापस से अपने थ्योरीज को बेसिक्स को स्टार्ट किए होगे अभी, क्योंकि जनवरी का महीना है और इस टाइम पे बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर का तैयारी कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर कॉन्सेप्ट, विदाउट बेसिक्स, इट वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू काउंटर विद ऑल द क्वेश्चंस, राइट? सो आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसी टॉपिक जिसके बारे में मोस्टली बच्चे डरते हैं क्योंकि उनका स्कोर उसमें निगेटिव आता है. एक ऐसा सेक्शन और इस सेक्शन की एक ऐसी टॉपिक जिसमें बच्चे हजार बार मॉक लगा लेते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, बट उनका तब भी निगेटिव आते रहता है. अब वो अक्सर परेशान होते हैं कि यार बी होना चाहिए कि सी होना चाहिए, सी होना चाहिए कि डी होना चाहिए. लास्ट टाइम ए किया था, इस बार बी हो गया. लास्ट टाइम तो ये सेटलमेंट नहीं था, ऐसा था. यस, हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल रीजनिंग की. और क्रिटिकल रीजनिंग के लिए काफी एक मिथ्स है और काफी एक मार्केट में एक ऐसा होता है, जब आप कॉम्पिटिटिव पेपर में आते हैं तो एक ऐसा आपके दिमाग में ऐसा आ जाता है चीजें कि नहीं यार, क्रिटिकल रीजनिंग तो कभी बेहतरीन हो ही नहीं सकती है. लेकिन ट्रस्ट में, मैं पिछले 2019 से 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ. 3 साल ज्यादा हो गए मुझे, 3.5 साल हो गए लगभग. और मैं क्रिटिकल रीजनिंग को सबसे ज्यादा एक ऐसा सेक्शन मानता हूँ कि जो सेक्शन में आपके स्कोर हमेशा अच्छे आने चाहिए, क्योंकि कल को आप लॉ, बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ जज, आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए कंसोर्टियम क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर काफी ध्यान देता है. और गाइस कि इस सेक्शन को अगर ठीक करना है तो हमें अपने पर्सनालिटी को, हमें अपने माइंडसेट को, हमें अपने अप्रोच को बदलना पड़ेगा. Critical reasoning is all about your self realization. It's all about your mirror image of your personality, like the CLAT paper, right? CLAT एग्जाम ही एक पर्सनालिटी का है और क्रिटिकल रीजनिंग उस पर्सनालिटी को बिल्कुल चेक करेगा आपका. याद रखिएगा. तो बात करते हैं कि आज हम उस चैप्टर के पढ़ने जा, चैप्टर का नाम है एजम्पशंस. और जब भी मैं एजम्पशंस पढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि सर भैया, एजम्पशंस में तो नंबर ही नहीं आते हैं, बार बार मॉक दे रहे, बार बार सेक्शनल दे रहे, टॉपिक टेस्ट दे रहे, तभी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्या इशू आ रही है? ये थ्योरी भी कर लिया तो थ्योरी पता चला यूट्यूब से या कहीं कोई फैकल्टी पढ़ाया. बात थ्योरी की नहीं है, बात एग्जीक्यूशन की. बात थ्योरी की नहीं है, बात एग्जीक्यूशन की है, बात अप्रोच की है. कि जो आप थ्योरी लगा रहे हैं वो थ्योरी एग्जीक्यूशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. दैट्स द मैटर, राइट? सो पहले हम बता रहे हैं कि भाई जब एजम्पशंस क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म एजम्पशंस, इसके क्या बेसिक प्रिंसिपल है, क्या फंडा है, किस तरह से इसको सॉल्व करते हो, क्या एग्जीक्यूशन है, क्या इसका अप्रोच है. तो कोई करे कि सर भैया एजम्पशन का मतलब क्या होता है, सर कैन यू जस्ट टेल मी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजम्पशन, क्या ये प्रिडिक्शन है? फॉर मी ओके, लेट्स फाइन, प्रिडिक्शन है या नहीं है, क्योंकि सर एज्यूम करने के लिए बोल रहे हो आप, है ना? अच्छा सर, एजम्पशन क्या है सर, कोई फैक्ट है क्या सर? सर एजम्पशन को अगर हम रीस्टेटमेंट लिख देंगे वापस से तो क्या वो एजम्पशन कहलाएगा? तो सर बताओ ना, एजम्पशन है क्या, या ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू है क्या, ये क्या है, एजम्पशन है क्या? हमने कहा ठीक है भाई, थमो थोड़ा, देखते हैं एजम्पशन क्या है. अच्छा सर, एक बार बताओ कि एजम्पशंस को सॉल्व करते हैं तो क्या एजम्पशन इन्फ्लुएंस हो सकता है क्या? हमने कहा अच्छा ओके, वेट वेट, नाइस क्वेश्चन. सर अच्छा ये बताओ कि एजम्पशन क्या मेन आइडिया हो सकता है? हमने कहा ओके, फाइन फाइन. तो भाई आखिरी में एजम्पशन है क्या, और हम इससे इतना डर क्यों रहे हैं क्रिटिकल रीजनिंग से, खास एजम्पशन से? क्या ये इतना लिटरली टफ है? फॉर मी, बिग नो. बिग नो. टफ क्यों है? क्योंकि तुम कभी एजम्पशंस के सवाल, क्रिटिकल रीजनिंग के सवाल या किसी भी सेक्शन के सवाल तुम फैकल्टी से पूछते ही नहीं हो. तुम एक आंसर की से देखकर सॉल्व करते हो और तुम खुद कोई अप्रोच से ही सॉल्व कर रहे हो. कोई, मैं बार बार कहता हूं कि अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सारथी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. वो सारथी जो तुम्हारे सही और गलत को बताए, वो सारथी जो बता सके कि तुम्हारा ये अप्रोच गलत है, थ्योरी गलत है, कॉन्सेप्ट में इशू आ रही है. तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग आंसर की निकालते हैं, आंसर की से चेक करते हैं. आंसर की जस्ट लाइक ए जस्ट स्वीट पॉइजन. मैं पिछले 3 साल से कहते आ रहा हूँ, एकदम स्वीट पॉइजन है, आपको दूर कर देगा नॉलेज से, एक कुएं की मेढक की तरह बना देगा. तो जब तक आपको क्रिटिकल रीजनिंग को सॉल्व करना है तो आपको फैकल्टी से पूछना पड़ेगा कि भाई इसका आंसर ए क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन बी क्यों है आंसर की में? आंसर की रीजनिंग मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्यों? कि वहां पे फ्लॉड लिखा हुआ है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लिखा हुआ है, एम्बिगस लिखा हुआ है, या जिस लैंग्वेज में लिखा मुझे समझ नहीं आ रहा है. या सर जो भी आंसर की लिखता है मैं उस बात को मान लेता हूँ, अच्छा आंसर की लिखा है, सही लिखा हुआ, लेकिन मैं फिर गलत कर रहा हूँ. तो स्टार्ट करते हैं जंक्शन पर. आज पीपीटी से पढ़ाई होगी, तो आप लोग ध्यान से देखना. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि पूरे एजम्पशंस को तो मैं कंप्यूटर में नहीं करा सकता एक वीडियो में, तो सवाल ही पता नहीं होता है. इट विल टेक एटलीस्ट
कम से कम 4 से 5 लेक्चर लगेंगे इसको कंप्लीट कराने में। बट मैं क्रक्स दे दूंगा अच्छा खासा, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें। तो इस वीडियो को देखते रहना, थ्योरी को देखते रहना, ताकि तुम्हें समझ में आए। अगर बाई चांस तुम्हें समझ में नहीं आती है कोई पॉइंट, तो मेरे को अप्रोच करना बहुत ईजी है। चुपचाप टेलीग्राम पे जाना है, हमारे ऑफिशियल चैनल फ्लेम्स क्लैट को फॉलो करना है, उसके डिस्क्रिप्शन मेमो पे जाना है, http सानू करके मेरी चैट विंडो की लिंक होगी। चुपचाप मुझे हाय सानू सर को मैसेज करके मैं तुम्हें रिवर्ट बैक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर डाउट्स पूछना, मैं बिल्कुल रिवर्ट बैक कर दूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे को करने में, ठीक है। अगर तुम पढ़ने के लिए रेडी हो तो लोग और पूरी कंट्री तुम्हें पढ़ाने के लिए रेडी है, याद रखो ये बात। तो अब स्टार्ट करते हैं पीपीटी। पीपीटी पे ध्यान दे देना, बाद में देख लेना, क्योंकि पीपीटी से ज्यादा जो मैं बोलने वाला हूँ उसके ऊपर ध्यान देना। क्यों? क्योंकि पीपीटी से ना वो चीज लिखी हुई है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखी हुई नहीं है, याद रखना। तो एजम्पशन क्या है? क्या एजम्पशन एक प्रिडिक्शन को कह सकते हैं? तो बिग नो, एजम्पशन प्रिडिक्शन नहीं होता है। लेकिन इसकी थ्योरी में डिफाइन कहता है कि प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का मतलब होता है इंटरप्रेट फ्रॉम द ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू। क्या एजम्पशन मियर रिपीटिंग और सेम सेंटेंस को कहेंगे? तो बिग नो। क्या एजम्पशन को हम कहेंगे कि ये इन्फ्रेंस है? नहीं, एजम्पशन इन्फ्रेंस नहीं होता है। क्या एजम्पशन फैक्ट होता है? नो। एजम्पशंस जो ऑथर जो बात लिखना चाह रहा है, उस बात के पीछे का रीजनिंग क्या है, वही एजम्पशन है। एजम्पशन इज ऑल अबाउट द थिंकिंग और अप्रोच व्हाई ऑथर वांट्स टू डिलीवर समथिंग, व्हाई ऑथर वांट्स टू अप्रोच समथिंग, दैट्स कॉल्ड एजम्पशन। हमें जो एजम्पशंस के सोर्स मिलते हैं फ्लैट में, वो किसी न किसी एडिटोरियल के पैसेज होते हैं। न्यूज़पेपर हो गया, नॉवेल्स हो गया, कहीं से भी लिखे हुए मिलते हैं। वो किसी इंसान ने लिखा है, आप या मैं या कोई और। वो अपना एक थिंकिंग लगाया होगा, क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच किया होगा, पॉइंट ऑफ व्यू होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, उसकी अपनी एक सोच होगी, होगी कि नहीं होगी। हमें उसी की सोच को पकड़ना है। तो सवाल ये है कि क्या किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, उस बात को पकड़ना इतना आसान है? क्योंकि ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू तुम बोल रहे हो, मतलब कि ऑथर्स की भावनाओं को समझो। तो क्या इतना आसान है ऑथर्स की पॉइंट ऑफ व्यू को समझना? आई थिंक नॉट सो इजी, इट्स नॉट सो इजी, इतना आसान नहीं। तो आसान बनाएंगे कैसे गुरु? आसान कैसे बनाएंगे, सवाल तो ये है। आसान तब बनाएंगे जब हम ऑप्शंस को ज्यादा रीड करेंगे। ऑप्शंस को ज्यादा रीड करेंगे, क्योंकि हमें रीजनिंग में करेक्ट ऑप्शन चूज नहीं करना होता है। रीजनिंग की पहली तालीम कहती है कि हमें हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना होता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट। ऑप्शन ए उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी भी उतना ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सी भी उतना नहीं है, ऑप्शन डी बाकी तीनों से बेहतर है, तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, याद रखिए। तो आपका पहला अप्रोच बदल रहा हूं मैं अभी, कि आप आज से करेक्ट ऑप्शन फाइंड नहीं करेंगे, आप आज से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फाइंड करेंगे। सेकंड पॉइंट जो बता रहा हूं, कि एजम्पशंस को रीड करने से पहले पैसेज को कैसे रीड करते हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू रीड ए पैसेज। मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी देखिए, कि हर पैसेज का एक नेचर होता है, एक टोन होता है। आपको उस टोन उस नेचर को पकड़ना है। सेम टोन और नेचर क्वेश्चन को लिखने का तरीका को भी कहते हैं। थर्ड, आपको ऑप्शंस की लैंग्वेज को पकड़ना है। एजम्पशन कभी आर्गुमेंट की तरह ये नहीं लिखा जा सकता है। एजम्पशन कैन नॉट बी रिटन एज ए आर्गुमेंट, एजम्पशन कैन नॉट बी रिटन एज ए कंक्लूजन। तो हर एक ऑप्शन का अपना एक टोन है, तो हमें उस टोन को भी पढ़ना है। हाँ चाहे ना बोल भाई, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं पीपीटी। पीपीटी को देखिएगा, रीड करके बता दूंगा। मेन सवाल है कि जो पीपीटी में दिया गया है अक्रॉस द ग्लोब सारे फैकल्टी सारे किताबें वही बात बोलेंगी, वो मेरा कंसर्न नहीं है, वो तो आपके पास है ही। सवाल ये है कि उस बुक की लिखी हुई थ्योरी को एग्जीक्यूट करना सिखा दे। अगर सीख गए तो जमसम हो गया, सीआर हो गया। अरे हंसे ना बोल भाई, हो गया ना। तो बस आज हम सीखेंगे एग्जीक्यूशन। आज हम सीखेंगे थ्योरी को कैसे एग्जीक्यूट करके आंसर लाएंगे। आज हम सीखेंगे कि पैसेज पे कैसे कीवर्ड्स पे ध्यान देंगे। याद देखिएगा, बी ए एक्टिव रीडर। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो पीपीटी शेयर कर रहे हैं। चलो, आई होप नाउ इट्स विजिबल टू यू। ओके, कूल। कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को आप क्या समझते हैं? तो स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट है किसी भी जनरल सब्जेक्ट पे, जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, सोशल, कल्चर, डेफिनेटली।
जो पैसेज होता है वो कोई ना कोई जनरल पे ही बना रहता है, वो हमारी सोसाइटी के बारे में होता है, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में होता है, इनोवेशन के बारे में होता है, टेक्नोलॉजी के बारे में होता है, क्रिटिसिज्म के बारे में होता है, कुछ फैक्ट्स के बारे में होता है, कल्चर के बारे में होता है, हेरिटेज के बारे में होता है, साइट्स के बारे में होता है। तो क्या क्या पॉपुलर हमारे कंट्री में चीजें हुई है क्या नहीं हुई है कि नहीं, हेरिटेज साइट्स क्या क्या है। इट्स ऑल अबाउट समथिंग अबाउट द इन्फॉर्मेटिव कंटेंट रिटन बाय द ऑथर, बिकॉज ऑथर थिंक्स दैट ये बात लिखना इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, ताकि लोग और रीडर जागरूक हो सके। तो कहीं ना कहीं ऑथर लिख क्यों रहा है, बतलाने के लिए, जागरूक ही करने के लिए। और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कोई क्रिटिसिज्म करता है, कोई सपोर्ट में बोलता है, कोई अगेंस्ट में बोलता है, कोई जनरल बोलता है। इट्स ओके, फाइन। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज आपको नॉस्टैल्जिक चीजें मिलेंगी। ऑथर अपने समय के बारे में बता रहा है कि एक समय की बात है जब हम कहीं गए थे, ऐसा होता था। नॉस्टैल्जिक पैसेज भी आपको मिलेगा। तो देखते हैं कि आगे क्या बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि एजम्पशन क्या है। तो कह रहा है कि एजम्पशन इज द हिडन और अनसेड पार्ट। एजम्पशन इज द हिडन और अनसेड पार्ट। तो देखिए, एजम्पशन या तो हिडन होगा या तो अनसेड होगा। दैट स्टेटमेंट विच ए पर्सन एज्यूम्स बिफोर स्टेटिंग सम फैक्ट और स्टेटमेंट और पैसेज। तो एजम्पशन क्या होगा, या तो छुपा होगा या तो बोला हुआ नहीं होगा। फिर एजम्पशन क्या होगा, इट शुड बी लॉजिकली फॉलोड बाय द गिवन प्रीमिस। लॉजिकली फॉलो का मतलब हाइपोथेटिकल नहीं हो, हाइपोथेटिकल इलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं हो, इलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं हो। नेक्स्ट बार क्या बोल रहा है, एजम्पशन रिक्वायर्ड टू फाइंड द ब्रिज बिटवीन द वाई एंड द व्हाट। एविडेंस और कंक्लूजन के बीच का जो ब्रिज है, उसी ब्रिज को हम एजम्पशन कहते हैं। एविडेंस और व्हाट के बीच के बात को ही हम क्या कहते हैं, एजम्पशन कहते हैं। ऑथर ये बात क्यों लिख रहा है, किस लिए लिख रहा है, ये बात ही क्लियर कर रहा है कि एजम्पशन क्या है, उसका एज्यूम करके क्या लिख रहा है। आगे बोल रहा है कि इन एनी आर्गुमेंट वी कैन टेक दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ assumption, दैट इज पैसिव और एक्टिव। हमें 90% ऑफ टाइम एक्टिव assumption को चूज करना होता है। एक्टिव assumption क्या होते हैं, वो assumption जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं पैसे से, वो assumption जो क्या रिलेट करते हैं, डायरेक्टली रिलेट करते हैं पैसे से, उसे कहते हैं एक्टिव assumption। देखिए, assumption कैन नेवर बी इफेक्ट ऑफ द आर्गुमेंट। assumption कभी आर्गुमेंट का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कोई कॉज एंड इफेक्ट होता है ना, किसी कारण का कुछ इफेक्ट। पैंडेमिक का इफेक्ट क्या हो गया, राइट। हम लोग किस तरह से कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव कंट्री में भी आए, कंट्री आगे बढ़ी भी, और कहीं ना कहीं हम लोग को लॉस भी हुआ, इफेक्ट भी हुआ। नेक्स्ट, दीज आर द पॉइंट एंड ऑथर थिंक्स होप द रीडर शुड नो। यही है अजम्पशन। अगर आप अजम्पशन निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब आपके ऑथर के थिंक या होप्स को आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई पॉइंट, दीज आर द पॉइंट दैट द ऑथर थिंक्स होप्स द रीडर टू। लास्ट, ये जनरलाइज नहीं होते हैं। ओके, फाइन, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मियर रीस्टेटमेंट नहीं होता जम्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जम्सन कभी मियर स्टेटमेंट नहीं होता है, और जम्सन कभी भी आर्गुमेंट भी नहीं होता है। ठीक है। पैसिव क्या होता है, एक किसी पैसेज में इनन्यूमरेबल टाइप ऑफ एजम्पशन हो सकते हैं। किसी भी एक पैसेज में बहुत सारे एजम्पशन हो सकते हैं, है कि नहीं। हर एक लाइन का अपना एजम्पशन हो सकता है। हर एक लाइन का क्या, हर एक सेंटेंस का अपना लाइन हो सकता है, हर एक पैराग्राफ का अपना एजम्पशन हो सकता है। लेकिन हमें होल द क्रक्स ऑफ द पैसेज निकालना होता है एजम्पशन। ठीक। पैसिव एग्जेशन डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है, और हमेशा एक वर्ड लगा रहता है। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज accompanied बाय अ नेगेटिव वर्ड सच एज नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं आपको दिखेगा, आपको पैसिव एजम्पशन डायरेक्ट नहीं रिलेट कर पा रहे हैं, लेकिन लिखा हुआ विच इज द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड बी द पॉसिबल एजम्पशन एज पर द पैसेज, एज पर द ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वहां पे निगेटिव वर्ड का यूज आता है। आगे सिखाएंगे आपको। आप कहते हैं कि अप्रोच क्या होता है। तो सबसे पहले प्रिडिक्शन एजम्पशन कीजिए जो आपको लग रहा है, और आपको हमेशा एक्टिव अजम्पशन को फॉलो करना है। और कभी भी सोचने के पीछे, रीजनिंग को रीजन करने के पहले आप ये घबराइए नहीं। कभी भी ऑप्शन चूज करने के पीछे आपको ना फियर नहीं होना चाहिए। आप खुलकर अपने टॉपिक टेस्ट में चूज करिए। लेकिन यहीं पर मैं जब आगे पीपीटी बढ़ाऊंगा, तो मैं अप्रोच बताऊंगा कि जब कोई ऑप्शन को चूज कर रहे हैं, तो किस वे में आपको चूज करना चाहिए। वो मेन पॉइंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी कहता है कि एजम्पशंस को चूज करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। क्या क्या पॉइंटर्स है भाई। तो पहला पॉइंटर कह रहा है कि इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द पैसेज। डेफिनेटली हम महाभारत की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम रामायण को नहीं लाएंगे। इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द पैसेज। सेकंड, इट शुड नॉट बी एम्बिगस।
एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी सुपरफ्लोज, वेरी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी द मियरली रिपीटेशन ऑफ द स्टेटमेंट। सेम बात को घुमा फिरा कर राम आम खाता है, आम राम खाता है, राम ने खाया आम, एजम्पशन नहीं होगा। इट शुड नॉट बी द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि इंडिया ने पैंडेमिक के टाइम पे उतनी अच्छा हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं की, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री ने व्यवस्था नहीं कर पाया। फिर कोई कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, एक आदमी एक एक ऑप्शन कह रहा है, एक ऑप्शन ऑप्शन है कि नहीं इंडिया में बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया। एजम्पशन नहीं, आर्ग्यूमेंट है, आप आर्ग्यू कर रहे हो अपनी थेसिस देकर। नेक्स्ट है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड नॉट बी इंक्लूड वर्ड लाइक ऑल एवरी इज ओनली एक्सेट्रा, ऑल एवरी एक्सेट्रा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इट में इंक्लूड वर्ड टू एनी पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज कहाँ पे, जब हम इफ ट्रू की बात करते हैं, कौन से क्वेश्चन में, इफ ट्रू वाले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ ट्रू वाले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई ये बात, आगे बढ़े, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है, नोट डाउन कर लिए। चलो अब हम बताते हैं, क्वेश्चन आ गया, अब एग्जीक्यूशन को अप्रोच करना सिखाते हैं। अप्रोच की बात कर रहा था मैं, एग्जीक्यूशन की मैं बात कर रहा था, तो अब टाइम आ गया है कि आपको एग्जीक्यूशन सिखाऊं। पीपीटी क्लोज करने से पहले मैं बताऊं कि पैसेज को रीड कैसे करना है, पैसेज को रीड करने के बाद एजम्पशंस को फाइंड कैसे करना है, और किन किन चीजों के बात में ध्यान रखना है, तब ये थ्योरी जस्टिफाइड है जो मैं बता रहा हूँ। सिंपल सा फंडा है भाई, कि जो मैं बताया अगर वो काम किया तो मतलब सही पढ़ाया, अगर काम नहीं किया मतलब सही नहीं पढ़ाया, एज सिंपल इज दिस। तो देखते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, अब आपका टाइम आ गया नोट डाउन करने का। कि जब भी एजम्पशंस को या कभी भी क्रिटिकल रीजनिंग के पैसेज को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले टोन समझेंगे कि ऑथर का टोन क्या था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, न्यूट्रल था, ठीक। वो कैसे दिखेंगे, सेंटेंस के लिखने के तरीके से, नॉट लगाया हुआ है, बार बार क्रिटिसिज्म कर रहा है, बार बार बुराइयां निकाल रहा है, या बार बार पॉजिटिव साइड दिखा रहा है, या न्यूट्रल है, दोनों बात बोल रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका नेचर देखेंगे। नेचर का मतलब सोसाइटी बेस्ड पैसेज है, पॉलिटिकल बेस्ड पैसेज है, फैक्ट बेस्ड पैसेज है, क्रिटिसिज्म बेस्ड पैसेज है, एनालिसिस बेस्ड पैसेज है, उसी मुताबिक है। टेंस भी देखेंगे, बात अगर पास्ट टेंस की कह रही है तो ऑप्शन फ्यूचर टेंस का नहीं हो सकता। याद रखिए, टेंस का ही बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बच्चे छोड़ देते हैं, छोड़ दी पॉइंट है। अगर बात पैसेज में पास्ट नॉस्टैल्जिया पीरियड के बारे में बात हो, एक जमाने की बात हो रहा है, ऑप्शन फिर फ्यूचर में नहीं आएगा, ऑप्शन फिर फ्यूचर टेंस में नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जब आप किसी, होता होगा आपके साथ, लाइक मेरे साथ तो बहुत हुआ करता था अपने टाइम पर, कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ऑप्शन ए पता चल गया कि भाई ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में ऑप्शन बात नहीं किया, बहुत क्लियर। ऑप्शन बी भी चला गया, हाँ ठीक है, इसमें नॉट लगा दिया, ऑल लगा दिया, एवरी लगा दिया, तो एलिमिनेट कर दिया थ्योरी के हिसाब से। अब दो ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हो गया, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब लग रहा है कि यार ऑप्शन सी होना चाहिए, फिलहाल नहीं यार ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑप्शन डी मार्क कर दिया। घर पर आके चेक किया मैं, क्या ऑप्शन सी सही हो गया यार। खुद तो कहा, अरे यार सानू, फर्स्ट टाइम तो ऑप्शन सी ही तुझे लग रहा था यार, तूने ऑप्शन डी बिना मतलब का, तू सेल्फ डाउट करता है यार, क्रिटिकल रीजनिंग क्या मतलब ही होता है, सानू सर ने बताया है ना, डेवलप कर रहा है तू। हमने कहा ठीक है यार। नेक्स्ट टाइम फिर ऑप्शन ए ऑप्शन बी में कंफ्यूज हो गया, तो लगा कि ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन जैसे ही ऑप्शन ए को क्लिक करने जा रहा था, लगा नहीं सानू लास्ट टाइम ना तूने गलती करा था, जो तुझे पहला लगता है वही होना चाहिए। ऑप्शन बी को क्लिक करके आ गया, घर आकर देख रहा हूँ, अरे यार ऑप्शन ए सही हो गया। यही हो रहा है, बार बार टॉपिक टेस्ट कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। थ्योरी तब एग्जीक्यूट कर पाएंगे जब आपको प्रोसेस पता होगा एग्जीक्यूशन का। तो मैंने पहले ही कहा है आपको, लास्ट की वीडियो में भी फिर दोहरा रहा हूँ, कि क्रिटिकल रीजनिंग के जब भी ऑप्शंस को सॉल्व करो, तो देखो कि ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा। तुम्हें नहीं होने का रीजनिंग पता करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रीजनिंग दैट व्हाई दिस ऑप्शन शुड नॉट बी कंसीडर, व्हाई ऑप्शन बी शुड नॉट बी कंसीडर। जब तुम नहीं का जवाब पता लगाओगे, मतलब तुम इनडायरेक्टली सही की तलाश में निकल गए। क्यों, क्योंकि बिकॉज आई नो द ह्यूमन इंस्टिंक्ट, बिकॉज वी आर ह्यूमन राइट, हम दूसरे के अंदर निगेटिविटी निकाल सकते हैं, हम दूसरे के अंदर गलतियां निकाल सकते हैं, तो ये गलतियां हम फाइंड करेंगे ऑप्शंस में कि कौन से ऑप्शन गलती दिए गए हैं। इसी को इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। लेकिन एलिमिनेशन लगाने का तरीका होना चाहिए ना, अप्रोच होना चाहिए। सिर्फ बोलने से एलिमिनेशन नहीं लग जाएगा, थ्योरी कहाँ गई, कॉन्सेप्ट कहाँ गया। तो आपको क्लियर करना है कि ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, सेम ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा। सपोज ऑप्शन सी ऑप्शन डी का आपको रीजनिंग पता है इसलिए नहीं होगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में आप कंफ्यूज है, तो क्या करना है आप सुन लीजिए। ऑप्शन ए को उठाना है,
पैसेज के स्टार्टिंग में रख दीजिएगा और फिर पैसेज को रीड कीजिएगा, या थर्ड पैरा से पूछा है तो थर्ड पैरा के स्टार्टिंग में रख दीजिएगा, फिर रीड कीजिएगा। सेम ऑप्शन बी को रखिएगा, फिर रीड कीजिएगा। आपको एक क्लियर कट रीजनिंग दिखेगी एजम्पशन को लेकर, क्लियर कट ब्रिज दिखेगा कि अच्छा आपके बैकग्राउंड में स्टोरी ऐसा होता था, इसलिए यह बात कही गई है। इससे आपके मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो इस फॉर्मूला पे सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि हर थ्योरी की अपनी जगह है लगाने की। तो एक ही चीजों पे कभी भी जनरलाइज, मतलब आप लोग बहुत सीआर में ना रिजिड नहीं होते हैं, याद रखिएगा, डोंट बी ए वेरी रिजिड कि नहीं एक बार बोल दिया, बहुत फ्लेक्सिबल होइए, क्योंकि आप हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। तो फ्लेक्सिबल होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रीड नहीं होना है। हर बार ये सैलरी नहीं लगेगी, यूनिवर्सल थ्योरी सीआर में नहीं होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि रीडिंग बेस्ड है ना, बदल जाएगी अपने हिसाब से। तो बी क्लियर टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, just focus is to get the most appropriate option that would be the correct option, as simple as this। क्लियर हो गई ये बात, कैसे लगाना है जंक्शन को। पैसेज को जब रीड करेंगे तो सबसे पहले पैसेज का टोन देखेंगे, पैसेज का नेचर देखेंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो पैसेज ओपन कर रहे हैं, मेरे साथ रीड कीजिएगा, और देखने का है कि पैसेज को कितना समझ पा रहे हैं। और एक और बात, अगर हिंदी तुम्हारी खराब है, अगर इंग्लिश अच्छे समझ में नहीं आती है, या तुम स्लो रीडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें पैसेज में 3 लाइन समझ में नहीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम क्रक्स समझ गए तो, भाव समझ गए तो, नेचर समझ गए तो। इसलिए देखो मैं पूरी क्लास हिंदी में ले जा रहा हूँ, बाई लैंग्वेज लेकर, बिकॉज आई नो दैट कि तुम लोग के अंदर डर समाया हुआ है कि इंग्लिश खराब है, इंग्लिश खराब है। नहीं डरने का, नहीं डरने का भाई, नहीं डरने का। कोई एक आ गया वोकैब का वर्ड जिसका नहीं पता है मीनिंग, इग्नोर इग्नोर, इग्नोर। पूरा का पूरा तुम्हें पैसेज का 300-400 वर्ड का तुम्हें क्रक्स बस पता होना चाहिए, वो क्या बोल रहा है। तुम्हारा आंसर ऐसे निकलेगा, ऐसे। जादू दिखाएं, जादू, लेट्स लेट्स सी द मैजिक, कैसे एग्जीक्यूशन होता है थ्योरी की। स्टार्ट करो रीड करना। रीडिंग ही गेम है, याद रखना, सीआर को सॉल्व करने गेम कहां पर है, रीडिंग में। और सेकेंड, जब तुम गलती हुए तो फैकल्टी से पूछो कि तुम गलत क्यों हुए, तो कि वो तुम्हें अप्रोच बताए, थ्योरी बताए, कॉन्सेप्ट बताए, या एक नया टेक्निक बताए। आंसर की समझ सीखना, सीआर का भी आंसर की समझ सीखना भाई। कोई भी क्लास, कोई भी चैप्टर मैथ या हो, मत सीखना ऐसा चीज है, फैकल्टी का हेल्प लेना, सपोर्ट लेना। अगर तुम्हें खुद से नहीं सॉल्व हो पाता है, पहले तो खुद से ढूंढो, जितना हो सके खुद से प्रैक्टिस करो। अगर नहीं होता है, जस्ट टॉक टू फैकल्टी, यू विल गेट ए क्लियरिटी अबाउट द सेम टॉपिक। ट्रस्ट मी मैन, फैकल्टी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो पैसेज पढ़ेंगे साथ में, अपन अपन लोग पैसेज पढ़ेंगे। चलो देखते हैं पैसेज क्या लिखा है। देखो पैसेज आ गया, रीड करो साथ में। क्या बोला, सबसे पहले कॉपी में लिखो, क्या फाइंड करोगे, टोन और नेचर। टोन क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल है। नेचर क्या है, क्रिटिसिज्म है, क्या है, किस तरह का पैसेज है। ये कहाँ से पता चलेगा, स्टार्टिंग के 4 लाइन से पता चल जाएगा। रीड करें, रीड करो। चलो देखते हैं कौन बेहतरीन रीडर है। कहता है, क्या कहता है देखें भाई। सम रीडर्स वंडर्ड वेदर माई रीडिंग ऑफ द क्राइसिस इन द न्यूज मीडिया इज अबाउट जर्नलिज्म और अबाउट द न्यूज इंडस्ट्री। कुछ रीडर वंडर करते हैं वेदर माई रीडिंग, माई का मतलब कौन, हाँ चाहे ना बोल भाई, ऑथर है कि नहीं है कि नहीं। ध्यान से पढ़ना है, रीड करना है ध्यान से, ठीक है। कि कुछ रीडर वंडर करते हैं कि जो मेरी रीडिंग है वो न्यूज मीडिया के रिगार्डिंग है, न्यूज मीडिया इज अबाउट जर्नलिज्म या अबाउट न्यूज इंडस्ट्री। तो जो क्राइसिस है न्यूज मीडिया में, वो जर्नलिज्म के रिगार्डिंग है, जर्नलिज्म के रिगार्डिंग, जिस तरह से लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं, न्यूज दे रहे हैं, या पूरी की पूरी न्यूज इंडस्ट्री से, पूरी की पूरी न्यूज इंडस्ट्री। 2 कीवर्ड आ गया, ठीक। अब देखो भाई, पैसेज को मार्क करने का 3 तरीका यहीं पे सिखा रहा हूं। अगर नॉर्मल रीडिंग कर रहे हो, स्कीम रीडिंग कर रहे हो, तो अंडरलाइन, कीवर्ड्स है तो सर्कल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो स्टार। ये 3 मार्क रखने का है अपने को। 3 मार्क रखेंगे तो जब ऑप्शन आएगा तो वापस से जंप नहीं करेंगे, वापस से आगे नहीं बढ़ेंगे। बी क्लियर। इसे मेरा कॉल आ रहा है। जस्ट गिव मी मोमेंट, ठीक है। चलो सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि सबसे प्रथम पॉइंट क्या है, कि भाई पहली पॉइंट है सर्कल, स्टार और अंडरलाइन। सर्कल का मतलब कीवर्ड्स, ठीक है। स्टार का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन का मतलब स्कीम रीडिंग। चमक गया, हाँ चाहे ना बोल, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं। दो द फॉर्च्यून ऑफ द न्यूज इंडस्ट्री हैव ए बियरिंग ऑन जर्नलिज्म, ओके, देयर इज इंडीड ए डिफरेंस बिटवीन लुकिंग एट इशू दैट गवर्न जर्नलिज्म एंड फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। ठीक है, जिस तरह से इंडस्ट्री काम करती है उसका फैक्टर लग सकता है, जर्नलिज्म का फैक्टर लग सकता है। डेफिनेटली इंडस्ट्री अपने मार्केट प्राइस से काम करती है, इंडस्ट्री की वैल्यू क्या है, किस तरह से ऑडियंस को लाया जाए, किस तरह टीआरपी बढ़ाया जाए, दैट्स कॉल्ड इंडस्ट्री। और जर्नलिज्म का मतलब क्या न्यूज दी जाए, क्या न्यूज नहीं दी जाए, जो जर्नलिज्म संपादक। आगे कह रहा है, ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स आई हैव बीन डिस्कसिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑन जर्नलिज्म। इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा है गुरु यहाँ पे, जर्नलिज्म के बारे में बात कर रहा है डिजिटलाइजेशन पे। डिजिटल का मतलब क्या, डिजिटल इंडिया मतलब इंटरनेट की बात कर रहा है। तो कौन सी इन मीडिया है, ई मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा है, जो फेसबुक पर व्हाट्सएप पर आपको जो मैसेज आते होंगे, है कि नहीं। द पैंडेमिक हैज एक्सीलरेटेड द प्रोसेस ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द न्यूज मीडिया। देखिए यहां से कह रहा है कि पैंडेमिक ने क्या कर दिया, एक्सीलरेट कर दिया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द न्यूज मीडिया। मीडिया जो है वो अब ज्यादा डिजिटल हो गई है, ज्यादा डिजिटल हो गई है पैंडेमिक के बाद से, एक्सीलरेट कर दिया है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, देयर फॉर दिस इशूज नीड्स स्क्रूटनी। ऑथर कंसर्न है किसी चीजों को लेकर, ऑथर क्या है, कंसर्न है किसी चीजों को लेकर, और ऑथर इस बात को लेकर चिंतित है, मतलब क्या कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव बात है क्या, नहीं पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव टोन है, कंसर्न दिखाना मतलब पॉजिटिव बात। क्यों, किसी को लेकर कंसर्न है, ऑप्शन कंसर्न है स्क्रूटनी को लेकर, स्क्रूटनी का मतलब ट्रांसपेरेंसी। कीवर्ड्स नहीं समझ में आया, बड़ी बड़ी वर्ड छोड़ दो, स्क्रूटनी तो पता होगा, लगता है ना सेंसस बोर्ड का स्क्रूटनी। भाई ट्रांसपेरेंसी देखो, है कि नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, मेलाफाइड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, उसकी बात कर रहा है। किसके लिए बात कर रहा है, डिजिटल मीडिया के रिगार्डिंग बात कर रहा है। क्यों, कोई देखने वाला नहीं है कि व्हाट्सएप पे जो न्यूज आपको मिली सुबह सुबह वो न्यूज सही थी कि गलत है। आता है कि नहीं आता है, घर परिवार में देखती हो व्हाट्सएप वाली न्यूज कितनी चलती है अपने कंट्री में, है कि नहीं। आगे बात चल रहा है, वन ऑफ द डिफाइनिंग एलिमेंट ऑफ एनालॉग जर्नलिज्म वाज द वे टू क्रिजुअल फंक्शन ऑफ जर्नलिज्म। अब यहाँ पर एक नया टर्म लगा, एनालॉग जर्नलिज्म। अगर ये बात आपको पता है, ठीक, तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता है भोले, तो घबराना नहीं है। नहीं पता है, नहीं पता, आगे देखेंगे, क्रक्स निकाल देंगे, कुछ तो आगे पढ़े, कुछ ना कुछ पता चलेगा कभी क्यों बोल रहा है। यहाँ पे अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है तो मैं भी नहीं बताऊंगा। अगर पता है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, खुश रहो। लेकिन जिसे पता है उसे मेरे पढ़ाने का मकसद तो है नहीं, जिसे नहीं पता है वही पढ़ाने का मकसद है मेरा। तो ये मैं यूट्यूब पर अब आया हूँ। तो क्या कह रहा है, वन ऑफ द डिफाइनिंग एलिमेंट ऑफ एनालॉग जर्नलिज्म वाज द वे टू क्रूशियल फंक्शन ऑफ जर्नलिज्म। क्रूशियल फंक्शन की बात कर रहा है, तो कौन सा एनालॉग जर्नलिज्म कैसा हो सकता है यार, डिजिटल तो नहीं, डिजिटल तो नहीं। ठीक है, बियरिंग विटनेस एंड मेकिंग सेंस, अच्छा विटनेस भी होते थे उस बात की, तर्क वितर्क भी होती थी। कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर एंड हेल्प पीपुल मेकिंग इन्फॉर्म चॉइस, अच्छा लोगों को हेल्प भी करता था एनालॉग जर्नलिज्म। व्हेन आई टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एनालॉग, आई एम नीदर रोमांटिसाइजिंग द पास्ट नॉर आई एम एलूडिंग। अच्छा जब हम एनालॉग के स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, एनालॉग मीडिया की, तो मैं किसी पास्ट के बारे में रोमांटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मतलब पास्ट के ना, भूत के बारे में विख्याता नहीं कर रहा हूँ, विख्यात नहीं कर रहा हूं। मतलब जैसे पहले चलता था, कैसी मीडिया, जो चौपाल पर आता था मीडिया, कैसी मीडिया, जो कि विटनेस लोगों को बुलाकर पूछता था कि बताइए क्या परेशानी है, स्टिंग ऑपरेशन चलता था, उस मीडिया की बात करें लोग, मीडिया जो कि आज कहीं ना कहीं उतनी नहीं है। रिपोर्टर जब गांव गांव सड़क सड़क घुमा करते थे। आगे क्या बोल रहा है, वेन आई टॉक अबाउट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई डू नॉट बिलीव इन नॉस्टैल्जिया। कह रहा है कि देखो मैं पुराने जमाने में बिलीव नहीं करता हूँ, पुराने जमाने की, मैं बता रहा हूँ फैक्ट, पहले ऐसा होता था। मेनी स्कॉलर्स हैव स्टेबलाइज्ड हाउ रोज कलर्ड ग्लासेस अवे लीड्स टू अनफेयर डिस्टॉर्शन। यहाँ पर देखो एक स्कॉलर्स के बारे में बात कर रहा है, स्टार करो भाई। मेनी स्कॉलर हैव स्टेबलाइज्ड दैट हाउ, और ये भी पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग था कि व्हेन आई टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एनालॉग आई एम नीदर रोमांटिक, ये भी स्ट्रांग करो भाई, क्योंकि यहाँ पर भी ये बात अपने आप को ऑथर पॉइंट आउट कर रहा है, भाव बता रहा है अपना कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब नहीं कि मैं रोमांटिसाइज कर रहा हूँ। इसको स्टार कर दो भाई। मेनी स्कॉलर्स हैव स्टेबलाइज्ड हाउ रोज कलर्ड ग्लासेस ऑलवेज लीड टू एन अनफेयर डिस्टॉर्शन, ठीक है, कूल। लुकिंग बैक टू द बेस्ट ऑफ द पास्ट वाइल फैशन इज डेवलप्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट, हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट, फिर ऑथर बात कर रहा है, अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है ना, क्लियर कर रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट, बार बार कर रहा है आई एम टॉकिंग अबाउट, फिर स्टार करो भाई। आई एम टॉकिंग अबाउट
हाउ देयर नीड्स टू बी ए कंडक्टिव एटमोसफियर फॉर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन टू रिजनेट। देखो फिर बात करें किस तरह से हम एक ऐसा एटमोसफियर बनाए जहां पर हम क्रेडिबिलिटी के बारे में बात कर पाए। किस पे रिस्पेक्ट में, एनालॉग या डिजिटल? एनालॉग नहीं, डिजिटल। वहीं पे तो स्क्रूटनी करना मुश्किल हो जा रहा है, क्रेडिबिलिटी चेक करना मुश्किल हो जा रहा है। फिर क्या बोल रहा है, लिटरेचर ऑन मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, माल इन्फॉर्मेशन रिवील्स टू ए न्यू डिस्टिंक्शन इन द माइंड ऑफ द सिटीजन। देखो बहुत ही बड़ा बड़ा स्टार मार्क करो भाई इसको भी, कि किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन लोग दिमाग को खराब करते जा रहा है। और उन पे असर भी तो पड़ता है, जैसा आप पढ़ेंगे वैसा आप देखेंगे, वैसा आप समझेंगे। और आपके अंदर तो कोई फैक्ट तो चेक करने का कोई मशीन तो है ही नहीं कि ये जो न्यूज आपने देखा व्हाट्सएप पर, नो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ये सही की गलत। लेकिन असर पड़ गया कि नहीं असर पड़ गया, माइंड वॉश हो गया कि नहीं हो पाया, इस बात को भी कंसर्न है भाई। फिर कह रहा है, एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट हैव टू बी कंटेंट विथ ए न्यू ब्रीड ऑफ पर्सपेक्टिव्स। इससे क्या हो रहा है, नए तरह के देखने वाले लोग मिल रहे हैं। दीज आर द पीपुल हु ट्रस्ट सोशल मीडिया। ये ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया को ट्रस्ट कर रहे हैं, जो व्हाट्सएप पे भेजी हुई मैसेज को ट्रस्ट कर रहे हैं, फेसबुक के मैसेज को ट्रस्ट कर रहे हैं। मोर देन एविडेंस बेस्ड, तर्क से ज्यादा, एविडेंस से ज्यादा सोशल मीडिया पे बोली हुई बात को बिलीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। चेक करो भाई, फेसबुक पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मम्मी भेजते कि नहीं भेजते व्हाट्सएप के मैसेज कि देखो ऐसा हो गया। पापा भेजते कि नहीं भेजते, दादाजी भेजते कि नहीं भेजते, फैमिली ग्रुप में होता कि नहीं होता। डेफिनेटली इनको अगर आप एविडेंस दोगे तो कहेंगे तुम गलत बोल रहे हो, होता है कि नहीं होता है। आगे देखो, डेटा देयर कंफर्मेशन बायस फ्लोज फ्रॉम इंक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट आर फुल ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। उनकी जो कंफर्मेशन बायस है, कंफर्मेशन बायस अभी एक मूवी में भी जिक्र हुआ था, क्रिमिनल जस्टिस में, पंकज त्रिपाठी ने ये वर्ड का यूज किया था, कंफर्मेशन बायस का, है ना। जो आदमी पहले से ही तय कर चुका हो ये जो बात बोली जा रही है ये सच है, या इसी ने ये कांड किया है, ये कंफर्मेशन बायस मुझे याद आ गया, टिकर कर दिया रे, क्रिमिनल जस्टिस पंकज त्रिपाठी ने बोला था, है कि नहीं। और ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, सोशल मीडिया पे बोली गई बात, व्हाट्सएप पे बोली बात, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, साजिश है कि नहीं है, गुमराह करने की। लोग फेक न्यूज में आते हैं कि नहीं आते हैं, लड़ते हैं कि लड़ते हैं, नफरत बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, हाँ चाहे ना बोल भाई। उसी के बारे में यह पैसेज था। यह पैसेज कहाँ से लिया गया, आर्टिकल बाई एस प्रिंसिपलम द हिंदू का है, 10 अगस्त 2020, क्लैट 2020 में यह क्वेश्चन आया हुआ, यह पैसेज आया हुआ है। समझ गए पैसेज का भाव क्या था, कंसर था, कंसर्न था। ऑथर इस बात से कंसर्न कर रहा है, बता भी रहा है कि भाई ऐसा ऐसा होता है। मीडिया के बारे में था, नॉर्मल पैसेज था, कहा था ना। पैसेज का क्या नेचर होगा, समाज से होगा, सोसाइटी बेस्ड पैसेज था कि नहीं था। क्लियर हो गई ये बात। अब देखते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, बड़े क्वेश्चंस के ऊपर कीवर्ड्स देख लिए, कहाँ कहाँ था, कहाँ कहाँ स्टार लगाए देख लिए, कैसे लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं। क्लियर हो गया। चलो, अभी स्लो चल रहे हैं पढ़ाने के लिए, फिर स्पीड हो जाता है। रीडिंग अपने आप, अपने हाथ की चीज है रीडिंग, तो अपने आप स्पीड हो जाएगी समय के साथ, उसका टेंशन नहीं लेने का है। आगे बढ़ते हैं, चलो चलो देखते हैं आगे क्या है। In this line, hence, when I talk about the digital information news environment, I am talking about how there need to be a conductive atmosphere for credible information to resonate with the people. What author assumes that this point say. Hence, when I talk about the digital information news environment, I am talking about the how there need to be a conductive atmosphere for a credible information. कहाँ तक नहीं, इसको भाई इसको कर लेना। देखो ये बात यहीं पे कही गई थी, देखो यहाँ से यहाँ तक ये बात कही गई थी। देखो, व्हेन आई यूज्ड टू टॉक अबाउट इट्स ऑफ द क्रेडिबिलिटी, स्टार मार्क्स करवाया था। देखो कहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा है। देखो ये पॉइंट दिख गया, हाँ चाइना बोल भाई, दिख गया। क्लियर। चलो, पहला ऑप्शन, इसका एजम्पशन क्या है, एजम्पशन का मतलब एक ब्रिज जो वाट और वाइक के बीच में बताए। ये बात ऑथर क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है कि क्रेडिबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, क्यों कंसर्न दिखा रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, क्यों डिजिटल इन्फॉर्मेशन से क्रेडिबिलिटी लूज हो जाएगी। तो पहला है कि डिजिटल न्यूज नीदर एविडेंस बेस्ड नॉट डाटा ड्रिवन। सही बात है भाई, सही बात है। इसलिए तो आप सब चिंता कर रहा है भाई, कि ना उसका एविडेंस बेस्ड होता है, ना पता लगता है कहाँ से आया है, एविडेंस तो है ही नहीं। तभी तो लास्ट लाइन में कह भी रहा था उधर कि एविडेंस वाला मैटर को कोई सुनना नहीं चाहता है, एनालॉग मीडिया को सब डिजिटल सुन रहे हैं। सही बात है, इसको भाई टिक कर दो भाई, टिक कर दो, कि बात तो सही है। होल्ड करके आगे बढ़ते हैं। द डिजिटल जर्नलिज्म डज नॉट हेल्प पीपल इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइस। डेफिनेटली लोगों को क्या मतलब है, क्या देखना है, क्या कोई मतलब नहीं है, सामने वाला का जो एजेंडा है, जो उसका प्रैक्टिस है, उसके ऊपर बात कर, लास्ट में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहा है। यही बात सही बोल रहा है भाई, अच्छी बात है। फिर क्या बोल रहा है,
सी तो बोथ एन बी, डी बोलो द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म हैज क्रिएटेड एन इन्फॉर्म प्लेटफॉर्म। नहीं, कहीं पर भी ये बात नहीं बोला गया है कि जो डिजिटल जर्नलिज्म है वो इन्फॉर्म प्लेटफॉर्म जर्नलिस्ट के पर्सपेक्टिव में बोला गया है। नहीं, सवाल यही रहा है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको स्क्रूटनाइज करने की कोई चीज लाई जाए, स्क्रूटनी हो, क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात हो। क्यों? क्योंकि लोग ऑलरेडी भरोसा कर ले रहे हैं उसके ऊपर कि अगर ये बात व्हाट्सएप पर आई है, फेसबुक पर आई है तो सच ही होगी। कंफर्मेशन बायस का शिकार है लोग। तो कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा? इसका जवाब मैंने आपको दिया। चमका कि नहीं चमका? हाँ चाहे ना बोल भाई। चलो ठीक है, आगे बढ़े। पक्की बात, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, गुड। नेक्स्ट करते हैं फिर, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट डज द ऑथर इंडिकेट व्हेन ही कोट्स दैट रोज कलर्ड ग्लासेस ऑलवेज लीड टू अनफेयर डिस्टॉर्शन? ऑथर क्या इंडिकेट कर रहा है जब ये रोज कलर ग्लासेस ऑलवेज लीड टू अनफेयर डिस्टॉर्शन की बात कर रहा है? मैंने कहा था ना कि देखो भाई, मेनी स्कॉलर वाला याद है मुझे पॉइंट। मेनी स्कॉलर रीडिंग आपकी कंसंट्रेशन को भी अच्छा कर देता है। तो कहता है कि डिजिटल जर्नलिज्म इज ट्विस्टेड। नो, ट्विस्टेड की बात नहीं किया है। कैसे पता कि भाई ऑथर कहाँ इंडिकेट किया है? उसके एक लाइन आगे पढ़ना, उसकी एक लाइन बाद पढ़ना। दिखाते हैं कैसे पढ़ते हैं। कहाँ बात किया भाई? ट्विस्टेड के बारे में बात किया है, देखो एनोटेट कर रहे हैं। जल्दी बता दो मेरे को। हाउ रोज तक यही बात है। I do not believe in nostalgia. Many scholars have stabilized how rose-colored glasses always leads to an unfair distortion, looking back to the best of the past while comparing it to the worst of the present. Hence, when I talk about digital information, news media, I'm talking about credibility. यहाँ से यही बात देख रहा है कि ऑथर किस बात से चिंतित है, कि भाई क्रेडिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। और इस बात से चिंतित है कि हर रेड कलर ग्लास हमेशा कंपेयर टू वर्स्ट द प्रेजेंट होता है। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी लॉजिक दे रहा है। हेंस व्हेन आई टॉक अबाउट द डिजिटल इन्फॉर्मेशन, ये बात है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इस बात को क्लियर कर रहा है। और मैंने स्कॉलर की बात क्लियर करा कि उन्होंने स्टेबलाइज किया है, स्कॉलर्स ने ये बात बोला है। ठीक है ठीक है, पास से ज्यादा खराब हो गया है प्रेजेंट। एज सिंपल इज दिस। आगे बढ़े। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। Author means to say that he does not have any disappropriation bias for analog journalism. सही बात है, क्योंकि उसने बोला है कि एनालॉग जर्नलिज्म कहीं ना कहीं लोगों के इन्फॉर्म चॉइसेस के ऊपर ध्यान देता है। और एनालॉग जर्नलिज्म कहीं ना कहीं लोगों के बारे में पता करते हैं, लोग क्या देखना चाहते हैं इन्फॉर्म चॉइसेस के बारे में। ये बात पैसा में लिखा हुआ नहीं दिख रहा है आपको? जाके देखिए यहाँ पर, जहाँ पर उसने बात कर रखी है इसके बारे में, देखिए, देखिए बात कर रखी है। सारी एक जवाब पैसे देंगे, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ऐसा लगा, ऐसा लगा तो इसलिए मैंने ये मार्क कर दिया। नहीं, रीजनिंग बताओ भाई, क्यों लगा, कहाँ से देख के तुमको लगा, बताओ। तब हम समझ पा रहे हैं, एग्जीक्यूट कर पा रहे थ्योरी है कि नहीं है। सवाल करोगे नहीं करा करोगे? आगे बढ़ो। ऑप्शन सी, रोजी पिक्चर ऑफ एवरी न्यूज कैन नॉट बी एवरी। आपको मैंने पहले ही कहा था ऑल ईच एवरी वीक का जम्पशन है। ऑप्शन सी हट गया। जब ऑप्शन सी हट गया तो ऑप्शन डी भी हट गया, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता है। अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए कह रहा है कि डिजिटल जर्नलिज्म इज ट्विस्टेड। ये बात सही है, डिजिटल ट्विस्टेड तो होता है, लेकिन क्या ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है? ऑथर मीन्स टू से दैट ही डज नॉट हैव एनी डिफरेंट बिलोंग्स टू द एनालॉग जर्नलिज्म। जब ये बात करा था रोज कलर्ड ग्लास ऑलवेज टू लीड टू अनफेयर डिस्टॉर्शन, वहां पे एक लाइन पहले किसको समाप्त किया गया अपने आर्गुमेंट को? तो चेक करोगे एनालॉग इंफॉर्मेशन को। और यही बात मेनी स्कॉलर्स के द्वारा कहा ही गई है। इसके बाद वो क्लियर किया है कि उसका स्टैंड डिजिटल मीडिया पर क्या है। तो ऑप्शन बी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्यों है? क्योंकि ये बात ऑप्शन से पता चल रही है। ऑप्शन ए क्यों नहीं है? क्योंकि डिजिटल जर्नलिज्म इज ट्विस्टेड इज ए वेरी जनरलाइज स्टेटमेंट। और मैंने थ्योरी में दिया था कि नहीं दिया था? देखो थ्योरी दिखाता हूं तुमको। इट्स वेरी, देखो थ्योरी, देखो थ्योरी, तुम्हें भूल गए होगे। देखो, देखो पढ़ो। हाँ, कहा थ्योरी में दिया होगा। दीज आर यूजली नॉट वेरी जनरलाइज स्टेटमेंट, है कि नहीं? क्लियर हो गया? डन, दिखा दिया। चलो, क्लियर। चलो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्लियर है? आगे देखते हैं पैसेज। नया पैसेज है, ये भी क्लैट 2020 का उठाया गया है।
ये पैसे समझते हैं। पैसेज पढ़े, क्या देखेंगे सबसे पहले, नेचर टोन। ठीक है। इन 1985 मिखाइल गोर्बेच लॉन्च्ड एन इल फैटेड एंटी अल्कोहल कैंपेन इन द सोवियत यूनियन। किसी कैंपेनिंग की बात हो रही है, कब की, 19 मतलब पास्ट की बात हो रही है। ठीक है। अभी इसमें ऑथर क्रिटिसिज्म करेगा, एनालिसिस करेगा, क्या है हमें नहीं पता, बस किसी फैक्ट के बारे में बात है जो कि हुआ किसी कैंपेन, जो फैक्ट है, ये कैंपेनिंग हुआ ठीक पास्ट में। द एंटी अल्कोहल कैंपेन हैड सम बेनिफिशियल पब्लिक हेल्थ कंसिक्वेंसेस। ओके, कुछ बेनिफिशियल है मतलब पॉजिटिव बात है कि नहीं है ना। फिर क्राइम फेल मतलब डाउनग्रेड, पॉजिटिव बात है कि नहीं। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी रोज, अरे वाह, पॉजिटिव बात बोल रहा है। बट द कैंपेन वाज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिजास्टर, बट लगा दिया, पहले अच्छाई कहा फिर बुराई कर दिया। इसी को तो क्रिटिसिज्म एनालिसिस कहते हैं, इसी को तो क्रिटिकली एग्जामिन कहते हैं, जब आप अच्छाई भी बताएं और क्रिटिसिज्म भी दिखाएं। वेरी गुड, आगे देखते हैं। Gorbachev forgot that the addiction of the state to alcohol revenue was even more incurable than addiction of subject to alcohol itself. अच्छा, स्टेट को जो अल्कोहल रेवेन्यू की लत लगेगी वो बहुत ज्यादा होगी उन लोगों से जो अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे अपने कंट्री में, हमारे कंट्री में अल्कोहल से लोगों को, अपने अपने गवर्नमेंट को अच्छा खासा फायदा मिलता है। इससे सब लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं करती है, तो हम कहते हैं गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है बहुत अच्छा। ठीक है, यही बात ये भी बोल रहा है। द बजटरी लॉसेज क्रिएटेड इन इकोनॉमी, हाँ सही बात है, जब उनको लॉस होगा तो क्राइसिस आएगी इकोनॉमिक के ऊपर। हमारे कंट्री में जो ड्राई स्टेट है, आप कहोगे भाई गुजरात और बिहार, यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों नहीं है, गुजरात में क्यों नहीं है, रीजन क्यों कि वो जो स्टेट है वो इंडस्ट्रियल बहुत अच्छी है, वहाँ की इंडस्ट्रियल बहुत अच्छे हैं। बिहार में क्राइसिस है कि नहीं है, फंड की कमी होती है, सही बात है। क्राइसिस नहीं है, एक कमी तो अक्सर होती है, फंड की, बजट की होती है। हमारा बजट कम भी होता है, लेकिन तभी ये चीजें रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैनिंग अच्छा है बुरा, इसके ऊपर कहीं बाद में बात कर लेंगे। बट फॉर मी बैनिंग ऑफ एनीथिंग इज नॉट ए सॉल्यूशन, इज नॉट ए सॉल्यूशन फॉर मी। बट आगे बढ़ते हैं। द बजटरी लॉसेज इकोनॉमिक, historians suspect that the more than the loss of the Soviet Empire, it was this campaign that determined the Darwaze. An old Soviet joke went like this. जोक है और लाइन नहीं कीजिए, स्टार कीजिए। क्यों, कुछ अच्छी बात बोलेगा वो। ए disaffected and angry citizen fed up of standing in line for vodka decided to go assassinate Gorbachev. Okay, okay. He soon come back and ruefully reported the line of assassinate Gorbachev were even longer than the line for vodka. अरे वाह। Okay. As the lockdown is in India and social distancing went for a toss at alcohol outlets, we were reminded of how an issue called institutionalized discuss in India. देखिए 1985 की बात को ऑथर ने कितने सक्सेसफुली से कंपेयर कर दिया अपने कंट्री में। जब अपने कंट्री में लॉकडाउन लगा और जब दुकानें बंद हो रही थी तो अल्कोहल के दुकान के पास कितनी ज्यादा भीड़ लगी थी। The stampede was caused by the interest which the opening was handled in the most city. Alcohol has also migrated from being a question of the personal freedom of choice to its border. सही बात है, चॉइस और फ्रीडम के बारे में बात होने लगा था, कल्चरल वार हो गया था, एंड ऑड साइड ऑफ विच वी मेजर प्रोग्रेसिव इन इंडिया। इट इज ऑल्सो ए विंडो ऑन हाउ लिबरलिज्म हैज बीन मिसअंडरस्टूड। हाँ, लिबर्टी को भी हम लोग मिसअंडरस्टैंड कर दिए। लिबर्टी का मतलब नहीं होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और लिबर्टी कैन बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन से लिबर्टी आती है। ठीक है। लिबरल शुड राइटली बी सस्पिशियस ऑफ प्रोहिबिशन ऑन मोरल एंड प्रैक्टिकल ग्राउंड। ओके, लोग मोरालिटी की बात करते हैं, प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं। गवर्नमेंट ग्रॉसली एक्सीड इज लेजिटिमेट पावर व्हेन इट इंटरफेयर विद द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू लीड देयर लाइफ एट देयर प्लीज एंड फैशन देयर स्लेव्स एट देयर ओन आइडिया इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड सर्टेनली moralism of alcohol cannot be based on the state policy that moralism has no basis and violates the dignity and freedom of individual। फिर कह रहा है कि मोरालिटी की बात नहीं है, स्टेट चाहेगी लोगों के बारे में सोच सकती है और उसके ऊपर डिस्कशन दे सकती है और लोग अपना पाव उठा सकते हैं। ये नॉर्मल सा क्रक्स था। क्रक्स क्या था, क्रक्स था कि किस तरह से 1985 में हुआ, किस तरह से अल्कोहल और गवर्नमेंट के बीच में कंपेयर किया कि गवर्नमेंट ज्यादा ज्यादा नशा हो जाता है पैसे का, rather than पीपल जो खुद नशा करते हैं अल्कोहल का। फिर कंपेयर किस तरह इंडिया में ये सिनेरियो देखने को मिला, किस तरह से इंडिया में भी ये सिनेरियो देखने को मिला जब लॉकडाउन में लोग लंबी लाइन लगा रहे थे। ये चीजें के बारे में क्लियर कर रहा है और अल्कोहल के बारे में बता रहा है, और किस तरह से गवर्नमेंट ने लेजिटिमेट किया, किस तरह लोगों ने अपने लेजिस्लेटिव पावर को एक्सीड किया गवर्नमेंट ने, और एक लोगों ने लिबरलिज्म के बारे में बात किया, मॉरलिटी के बारे में बात किया, ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात किया। कंपैरिजन कर दिया दोनों सिनेरियो को जो कि सिमिलर फैक्ट पे था।
ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन, तुरंत हो जाएगा। According to the passage, which the following could be the part of state policy to regulate alcohol use in India? प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, सब क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल। यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना है, पैसेज की जो जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, समझ में आ गया क्या लगाना है आपको, प्रैक्टिकल लगाना है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच द फॉलोइंग कुड बी द पार्ट ऑफ स्टेट पॉलिसी टू रेगुलेट अल्कोहल यूज इन इंडिया। ठीक, बात कर रही है कि अल्कोहल यूज को रेगुलेट किया जाए, किसकी बात कर रहा है, अल्कोहल यूज को रेगुलेट किया जाए, किसको बात किया जाए, रेगुलेट किया जाए। यहाँ पे बात बैन का हो रहा है, यहाँ पे बात बैन का हो रहा है। ऑप्शन बी, एजुकेशन ऑन इंटेलिजेंट ड्रिंकिंग। इंटेलिजेंट ड्रिंकिंग का मतलब क्या, कब पीना है कब नहीं पीना है, ड्राइव करने में नहीं पीना है। आगे बढ़ते हैं, रेगुलेटिंग आउटलेट डेंसिटी ऑफ एल्कोहल शॉप। ओके, आउटलेट का मतलब वहां पे बताओ भाई कितना डेंसिटी है, कितना पीना चाहिए कितना नहीं पीना चाहिए। ओके, कम्युनिटी इंटरवेंशन पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ऑप्शन ए के बारे में नहीं, क्योंकि हम रेगुलेट के बारे में, अल्कोहल के रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बैनिंग के बारे में बात करें, ऑप्शन सीधे बैनिंग के बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो भाई ऑप्शन ए को हम हटा रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्ट बैन पर आ रहा है और हम रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे थे। ऑप्शन बी बिल्कुल फेयर ऑप्शन है। अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करना जरूरी है कि ऑप्शन अगर वन नहीं होगा तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बी बचा और ऑप्शन सी बचा। टू फोर दोनों में कॉमन है, ऑप्शन थ्री कॉमन नहीं है। अगर ऑप्शन थ्री को एलिमिनेट कर दिए तो ऑप्शन बी सही, अगर ऑप्शन थ्री कर दिए तो ऑप्शन सी सही, सिंपल सा फंडा है। तो हम इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, हम इस पर दिमाग नहीं क्यों लगाएंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन है। इसमें भी दिमाग नहीं लगाएंगे। कम्युनिटी इंटरवेंशन पॉलिसी नहीं पता, कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे कि दोनों ऑप्शन में तो कॉमन है फोर फोर, वो तो होगा ही होगा। खेल तो थर्ड ऑप्शन में है, खेल तो थर्ड ऑप्शन में, तो बस थर्ड ऑप्शन ही हमारा कंसर्न की बात है। अरे चमका के तो क्या सिखाया मैंने अभी, ऑप्शन से खेलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि रेगुलेटिंग आउटलेट डेंसिटी ऑफ एल्कोहल शॉप, क्या ये पार्ट हो सकता है स्टेट पॉलिसी का, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि शॉप के ऊपर क्या लिखना होता है कि नहीं होता है, शॉप कब से खुलेगा कब से नहीं खुलेगा, कितने से बजे कितने बजे नहीं खुलेगा। तो बिल्कुल ऑप्शन सी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। चेक करो भाई आंसर क्या है, क्लियर हो गई ये बात, क्लियर हो गई ये बात, हाँ चाहे ना बोल भाई, क्लियर हो गई। चलो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। सीख गए, सीख गए कि नहीं सीख गए, देखते हैं एक और पैसे देखते हैं। एक और पैसे क्या कहता है कि डोंट मिस द क्लाउड बिहाइंड द सिल्वर लाइनिंग, द क्लास 12 सीबीएसई पास रिजल्ट हैज स्कोर्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 88.8%। फिर फैक्ट है, फैक्ट डेटा की नहीं डेटा है, डेटा नहीं डेटा है, सीबीएसई रिजल्ट का दे रहा है भाई। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग 95% एंड एबव इज मोर देन डबल। अरे बाप जो बच्चे 90% अच्छी बात है। इफ ओनली दीज हायर मार्क्स वेयर ए रिफ्लेक्शन ऑफ गेटिंग मोर स्किल एंड मोर कम्पिटिटिव, कह रहा है कि अगर ये हायर मार्क्स इस बात को दिखाए कि जो बच्चे 95 पर ज्यादा लगाए वो ज्यादा स्किल्ड है और बहुत कम्पिटिटिव है। Instead, the odds are they simply mirror an assessment scheme relaxed to the compulsory student for many disruption awaiting the pandemic. Okay, कि भाई पैंडेमिक से बचाने के लोगों ने मार्क्स दिए। आगे देखते हैं, द गोल ऑफ रिड्यूसिंग स्टूडेंट स्ट्रेस लेवल ड्यूरिंग दिस टर्बुलेंट टाइम इज एक्सीलेंट एंड लॉडेबल। कि भाई बच्चों के ऊपर ये जो लोड पढ़ाई का काम दिया गया पैंडेमिक के टाइम में, लोगों ने अपना खोया है, पढ़ाई जैसे नहीं चल पा रही थी, तो ये अच्छी बात है, एक्सीलेंट है, मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव बात बोल रहा है, अप्रिसिएशन कर रहा है ना भाई। ठीक है आगे देखते हैं, बट इट इज ए फैलेसी दैट हाई मार्क कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय देमसेल्फ। हाँ, इतना ज्यादा नंबर दे दिए कि सामने आदमी को खुद सेल्फ डाउट हो जाएगा, अरे भाई इससे पहले तो मेरे 45 आ रहे थे, 95 कैसे आ गए। द रियल स्ट्रेसर आफ्टर ऑल इज शॉर्टेज ऑफ अपॉर्चुनिटी। सही बात है, अपने कंट्री में अपॉर्चुनिटी शॉर्टेज तो है और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करना पड़ता है, अपने कंट्री में मिलती नहीं है, आपको पकड़ना पड़ता है। इसलिए बस में सिखाना कि ग्रैब्स द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब्स द अपॉर्चुनिटी। क्यों इतनी कम है, इसलिए ग्रैब्स करो भाई, ज्यादा होती तो ग्रैब्स ही क्यों करते मिल ही जाती है कि नहीं। When every bout of grade inflation raise cutoffs for higher education even higher, it's not so। सही बात है भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 100% पे मिल रहा है भाई, 99.9 पे, 98 पर भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में नहीं मिल रहा है। अभी सर कॉम्पिटिटिव पेपर आ गया है, लेकिन पहले से ड्यू में नहीं था अपना कल्चर। फिर क्या बोल रहा है, द इंडियन ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इज ओनली 20% when compared to इंडोनेशिया एंड यूएस एंड जस्ट 1% बाय द एडुकेट। फिर डेटा दे रहा है, फिर डेटा दे रहा है कि इंडिया का जो इनरोलमेंट है वो कम है बाकी कंट्री से।
क्यों भाई? देखो जब डेटा देगा, अगर डेटा की तारीफ करेगा या बुराई करेगा, साथ में रीजनिंग भी देगा, कभी भी पैसे में देख लेना। देखो क्या दे रहा है, बाई आवर ओल फेलुअर टू बिल्ड एडिक्वेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। हमारी गलती है कि हम अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी, हाँ भाई, हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो दिक्कत है, एक एजुकेशन सिस्टम, सारे फैकल्टीज कहते हैं, खान सर का भी मैंने देखा था, उन्होंने भी यही बात जो मैं बात बहुत दिन सालों से बोलते आ रहा हूँ। जो लोग एजुकेशन को समझ रहे हैं वो समझ रहे कि दिक्कत सिस्टम में भी है और एजुकेशन में भी है। क्लियर कट बात है भाई, ठीक है। इस पॉइंट को स्टार कर देंगे। लाइसेंस आर कंटिन्यू टू सेपरेट ऑटोनॉमी एक्सपेंशन इन द सेक्टर, फॉर एग्जांपल एनयू, ठीक है, एनयू एजुकेशन पॉलिसी रिपोर्टेडली मूलिंग एट 20% being able to attend private higher education student through friendship and other 30% supervised scholarship and fee caps, ठीक है। On top of the status already triggered by the resumption, this would be a disastrous bro within the private sector to be the pandemic can line the kernel of good programming, ठीक है। What the student need is an ecosystem where government system deliver quality education। नॉर्मल सी बात बोल रहा है कि भाई एजुकेशन सिस्टम में अच्छी डिलीवरी होनी चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए, सिलेबस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज बोल रहा है, इसने मेरा कॉल आ रहा है, ठीक है। जस्ट ठीक है, चलो कूल, नॉर्मल सा पैसेज बोल रहा है। बस हमको इतना मोटा मोटी बात पता चल गया कि किस तरह से पेंडेमिक में क्या हुआ, किस तरह से लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं हो रही है, उसका रीजन बता रहा है, और फिर बोला किस तरह से चीजें होनी चाहिए और क्या इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए। बस सिंपल सी बात ये कर रहा है, ठीक है। चलो डन, अब आगे देखते हैं भाई और क्या बोल रहा है। सॉल्व द क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कर रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग 95% एंड एबव इन 12th बोर्ड एग्जाम हैज मोर देन डबल। हाँ भाई फैक्ट दिया है, पहला लाइन बोला, थर्ड थर्ड लाइन बोला था ये बात। वी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सर्व एज ए प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द सेम। आप बताओ कि इसमें से कौन सा एग्जांपल है जो इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है। ये बात जो बोला गया है कि जो नंबर स्टूडेंट 25 ज्यादा है वो डबल है, अब एग्जांपल बताओ। स्टूडेंट हैव स्टार्टेड स्टडिंग विद द सिंसियरिटी एंड कंसंट्रेशन। अगर 95% से ज्यादा नंबर आ रहा है, ठीक है, और डेटा दे रहा है, पेंडेमिक से पहले का भी डेटा है, बता भी रहा है कि लोग ऐसा स्कोर कर रहे हैं, है ना, पेंडेमिक के नहीं। तो स्टूडेंट हैव स्टार्टेड स्टडिंग विद द सिंसियरिटी एंड कंसंट्रेशन, ओके, होल्ड कीजिए इसको। इवोल्यूशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट हैज बिकम लिबरल। हाँ बोला है, बोला है, बोला है भाई। एग्जाम्पल हो सकता है भाई, पॉसिबल है, प्लॉजिबल का मतलब हो सकता है भाई, लिबरल दिया गया नंबर, पेंडेमिक में दिया गया नंबर, खूब नंबर आए सबके। आप में से जो ये वीडियो देख रहे होंगे खुद आए होंगे 10th या 12th में। क्वेश्चन पेपर्स दिस डेज आर इजियर टू सॉल्व। ये बात सही है क्योंकि गवर्नमेंट ने अब फेल करने की मोटिव से हट गया है। इतना कर ही दिया है कि लोगों का 50-60 नंबर आएगा ही, क्योंकि पहले फेल करने के मकसद से कहते बनाया जाता था, मम्मी कहती थी। अब ऐसा नहीं है। ये तो ऑप्शन तो बहुत क्लियर कट है, जो जो इस बात को दिखा रहे हैं कि 90% 95% आना चाहिए। अगर ऑप्शन ए आपके लिए डाउटफुल हो भी रहा है तब भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों? ऑप्शन बी ऑप्शन सी बिल्कुल इंटरप्रेट हो रहा है, एक्सप्लेनेशन को रीजनिंग दे रहा है 95% का। तो ऑल ऑफ द एबव तो होगा। और ऑप्शन ए का मैं रीजनिंग दे रहा हूँ कि भाई हाँ, बच्चे अगर स्टडी कर रहे हैं सिंसियरली और कंसंट्रेशन के साथ तो इनके स्कोर आते हैं, 90% आते हैं। मेरी फैमिली में भी आए हैं, और सीबीएसई से ही आए हैं और भी बोर्ड से भी आए हैं, तो कोई इशू की बात नहीं है। अगर किसी को ऑप्शन ए पे डाउटफुल हुआ तभी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बी ऑप्शन सी क्लियरली कट दिख रहा है, तो ऑप्शन डी तो जा रहा है, ऑप्शन ए का भी रीजनिंग मैंने आपको दे दिया। प्लॉजिबल का मतलब क्या ऑप्शन जो कि +2 थ्योरी जाएगा, मतलब बाहर का भी सोच सकते हैं, क्लासेस के बाहर का भी आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको ये बात? तो हमने आज क्या क्या सीखा, हमने आज क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि रीड कैसे करते हैं पहले पैसेज को, ऑप्शन डी सेकंड आंसर। हमने क्या सीखा कि रीड कैसे करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग को। फिर क्या सीखा जमसन को कि थ्योरीज को सही से लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जो मैंने आज की क्लास दिया क्या ये मोर देन इनफ है? बिग नो, ये बस स्टार्टिंग है, शुरुआत है ये। मैंने एक बेसिक चीज दी, आपको समझाने की कोशिश की, और उसके ऊपर मैंने 3-4 क्वेश्चन को आपको फैक्ट दिया और बताया क्या अप्रोच होना चाहिए, ताकि आपको रास्ता मिले कि यहां से बढ़ना कैसे है। तो एजम्पशन पे कमांड कब आएगा? जब आप ये अपने डाउट्स को अपने फैकल्टी से पूछेंगे, आप इसके ऊपर 100 से 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसकी 2-3 थ्योरी अभी और है, अभी और हो सकता है कि मैं आगे वाले वीडियो में पार्ट 2 में रिलीज करूंगा। अगर मुझे टाइम मिलता है बिल्कुल बताऊंगा उसके बारे में, और से क्वेश्चंस को लाकर बहुत तरह के पैटर्न, इसके बहुत सारे पैटर्न है। एजम्पशन सिर्फ डायरेक्ट नहीं पूछता है, एजम्पशन बहुत ऐसा पूछता है, फॉलोइंग कुड बी द
पॉसिबल एजम्पशन हो गया, विच द फॉलोइंग इफ ट्रू मे बी द एजम्पशन हो गया, विच द फॉलोइंग वुड बी द स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ द ऑथर हो गया, विच द फॉलोइंग वुड बी द सपोर्टिंग द पॉइंट ऑफ द ऑथर हो गया, विच द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड निगेट द पॉइंट ऑफ द ऑथर हो गया, विच द फॉलोइंग वुड नॉट अफेक्ट द पॉइंट ऑफ द ऑथर हो गया, विच द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड बी द पॉसिबली एजम्पशन ऑफ द ऑथर हो गया। तो ये डिफरेंट तरह से पूछा था एजम्पशन, हमेशा बार बार एजम्पशन एजम्पशन लिखकर नहीं आएगा, इसका डिफरेंट काइंड्स है। हम उसके बारे में बात करेंगे आने वाले समय में, टाइम मिलता है और वीडियोस बनाते हैं तो बिल्कुल आपको बताएंगे कि इसके और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स होते हैं। पैसिव एजम्पशन से बात करना रह गया, आज तो सिर्फ एक्टिव के बारे में बात हो पाया, पैसिव एजम्पशन के बारे में क्वेश्चन रह गया है कि नहीं, तो उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। तो एजम्पशन क्या है, शुरुआत है, आज प्रारंभ है, पार्ट 1 कह लीजिए इसको। इसके अभी कम से कम 3-4 क्लासेस और होने चाहिए आपके, है ना, तो आपको एक बेसिक क्लैरिटी पूरी तरह से आ जाएगी कि चीजें क्या है। लेकिन आज आपको क्लैरिटी हो गई है, ये मेरा उम्मीद है कि आज आपको मोटा मोटी बात पता चल गया है कि भाई सॉल्व कैसे करते हैं, अप्रोच क्या होना चाहिए। आज अप्रोच के ऊपर बात हुई है गुरु, कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है थ्योरी का, थ्योरी क्या बोलता है और एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं। अब इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार क्वेश्चन को ढूंढिए, इतना ढूंढिए कि आपको दिमाग में क्लैरिटी बस जाए। फिर डाउट पूछिए फैकल्टी से कि बताओ भाई ऑप्शन बी क्यों है, ऑप्शन सी क्यों नहीं है। फिर आपको कमांड आएगा सेक्शन पे। सो दैट्स वाज माय टाइम, you guys been a great listener. Just maintain a smile in your face because a smile is the most precious thing in the world. Signing off this side, Sanu, founder of Flames. Jai Hind.